हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी के लिए आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5। और इसमें अलग अलग प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे ब्लड रिलेशंस, मिसिंग नंबर और फिगर को कंप्लीट करना। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। लो भाई, नोटबुक पेंसिल तैयार। और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन बेलो। नीचे दी गई श्रृंखला में छूटे हुई संख्या को ढूंढिए। तो यहाँ पर है पहले 20, फिर 30, फिर 42। अब मिसिंग संख्या यहाँ पर क्या आएगी? 64, 64, 56, 62, 54। क्या लॉजिक है यहाँ पर? 20 और 30, 20 में 10 जोड़ दिए 30, फिर 30 में जोड़ दिए 12 तो 42, 42। यानी कि यहाँ पर प्लस कितना हुआ है? यहाँ पर हुआ है +10, फिर यहाँ पर हो गया +12, फिर यहाँ पर हो जाना चाहिए +14। अगर 42 में 14 जोड़े तो कितना आएगा? 56। 56 तो ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्ट्री इज टू जॉय एज डैश इज टू सोरो। विक्ट्री का जो संबंध जॉय से है वही संबंध सोरो का किससे होगा? विक्ट्री मतलब जीत, जॉय मतलब खुशी, और सोरो मतलब दुख। तो जीत से खुशी का जो संबंध है वही डैश का दुख से है। ए डिफीट, बी डिप्रेशन, सी लोनलीनेस, या डी क्राई। तो यहाँ पर विक्ट्री है और विक्ट्री का ऑपोजिट होगा डिफीट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आ जाएगा कि जीत का जो संबंध खुशी से है वही हार का दुख से है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 289 एज 13 हैज टू 169। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में छूटी हुई संख्या को ढूंढिए जिसका 289 से वही संबंध है जो 13 का 169 से। तो 13 का 169 से ये तो इजी है कि ये 169 इज टू 13 सेम है जो 289 का उस संख्या से होगा। तो देखो 13 का आपको पता होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 इंटू 13 होता है 169। तो अब 289 इनमें से कौन सी संख्या का स्क्वायर है? 19, 17, 27 या डी 23। तो थोड़ा सा मैथ्स की हमें प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। अगर हम 17 इंटू 17 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 289। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो है 17, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ट्रेन इज रिटन एज WUDLQ देन बस वुड बी रिटन एज। अगर ट्रेन को WUDLQ लिखा जाता है तो तब बस कैसे लिखा जाएगा? अब इन दोनों में क्या लॉजिक है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे वही 5 लेटर्स हैं। और T के बाद W, R के बाद U, A के बाद D, I, N, यानी कि सारे जो यहाँ पर लेटर्स है वो इससे आगे बढ़ रहे हैं। कितना? अब T से कितना आगे आता है? W। T के बाद आता है UVW, यानी कि 3 अगर हम ऐड करें तो +3। अच्छा, फिर R में भी अगर +3 करें तो R के बाद क्या आता है? STU, हाँ +3। A के बाद BCD, I के बाद JKL, N के बाद OPQ। हाँ वही है कि +3 करना हमने सब में। ठीक है, हमें लॉजिक मिल गया। तो इसी तरह से बस में भी हम +3 कर देंगे। B के +3 करेंगे तो B के बाद CDE। E किस किस में? A और C में है, इन्हीं दोनों में से कोई है। U के 3 प्लस करेंगे तो U के बाद VWX, इन दोनों में X है। फिर S में 3 प्लस करेंगे, S के बाद PQRS TUV, V जिसमें होगा C,
यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। हमने हर एक में 3 प्लस कर दिया है, तो जो लेटर इसमें यहाँ से 3 प्लस करने पर जो लेटर आएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर देन स्टेगनेंट इज रिलेटेड टू। फ्लो का जो संबंध रिवर से है वही संबंध स्टेगनेंट का किससे होगा। अब थोड़ी सी इंग्लिश की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। फ्लो मतलब बहाव, रिवर मतलब नदी। बहाव का नदी से जो संबंध है वही स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, इज रिलेटेड टू। अब इनमें से है ए पूल, बी रेन, सी स्ट्रीम और डी कैनल। तो स्टेगनेंट यानी कि रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी इनमें से किसका होगा। ठहरा हुआ पानी होगा ऑप्शन ए पूल का, और तो बाकी सबका बेहतर रहता है ना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पूल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 106, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइकली द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ए उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो बाकियों से अलग है, छटा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए लैडर, बी स्टेयरकेस, सी ब्रिज, डी एस्केलेटर। तो लैडर मतलब सीढ़ी, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है। स्टेयरकेस मतलब जीना जिसको बोलते हैं, जो घरों में बनाया जाता है। एस्केलेटर जैसे लिफ्ट लगी होती है। और ब्रिज, ब्रिज एक अलग चीज़ हो गई। ये सभी ऊपर चढ़ने के लिए बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, लेकिन ब्रिज किसी बिल्डिंग के अंदर थोड़ी ना होता है। तो नदी नाले इस तरह की चीज़ों पर उनको पार करने के लिए लगा होता है। तो ब्रिज इनमें से बाकियों से अलग है, तो ऑप्शन सी ब्रिज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, if you arrange the given words in alphabetical order, which word would come at the second place? Choose the correct alternative. अगर दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। ओके, दूसरे, ये भी हमें ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर आएगा। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में जैसे लिखते हैं, तो डिक्शनरी में इनमें पी एल तो सभी में है, फिर पी एल के बाद ए वाला आएगा सबसे पहले, पी एल ए, और ये हो गए तीनों 1 2 3, ए बी और डी में पी एल ए। अब उसके बाद इनमें से कौन आएगा, एन ए वाई। तो पहले तो आएगा ये पी एल ए आई एन, ये आएगा पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने तो दूसरे नंबर वाला पूछा ना हमसे, तो डिक्शनरी में आई के बाद क्या आता है, यहाँ पर तो वाई तो नहीं आएगा, एन आएगा। तो ये वाला हमारा आएगा दूसरे नंबर पर। और अब ये तो आसान हो गया कि ये आएगा तीसरे नंबर पर और ये आएगा चौथे नंबर पर। खैर हमें तो खाली दूसरे नंबर वाला चाहिए, तो दूसरे स्थान पर आएगा ये वाला, ऑप्शन ए प्लेन। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108, चूज द अल्टरनेटिव दैट रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। नीचे दिए गए शब्द को पानी में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से किसके समान दिखाई देगा। A1 M3B। तो इसका वाटर इमेज हमें ढूंढनी है, और वाटर इमेज के बारे में हम वीडियो पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पास करो टेस्ट की पुराने उसमें जाकर आप देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वाटर इमेज में क्या होता है, जो ये लेटर्स हैं इनकी साइड चेंज नहीं होगी, लेकिन ये अपसाइड डाउन यानी कि पलट जाएंगे। ए उल्टा हो जाएगा, M1 सब ये उल्टे हो जाएंगे। तो इसमें ए सीधा ये नहीं होगा, बी में है, और बी में एम सीधा खड़ा हुआ है तो ये बी भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। हम चलते हैं अब सी पे। सी में 3 तो हाँ ऐसा ही रहेगा। अब इसमें बी भी ऐसा ही रहेगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो मुझे लग रहा है ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर 3 जो है ना वो पलट गया है ऑप्शन डी में, ये लेफ्ट टू राइट हो गया है। ऐसा वाटर इमेज में नहीं होता है, अपसाइड डाउन होता है खाली। तो ये वाला जो होगा ये हमारा इसका सही वाटर इमेज यानी कि पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। 109, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। अब इसमें जो शब्द हैं, ए आइज, बी ईयर, सी हैंड और डी स्कार्फ। तो इजी सा क्वेश्चन है कि बाकी सब तो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं और स्कार्फ जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं है, तो ये बाकियों से अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करे। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें क्या लॉजिक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आप देख रहे होंगे, आप जब उसका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स जब लिखते हैं तो ये इसी तरह से आते हैं। ये खुद से और एक के अलावा और किसी से भाग नहीं होते हैं। तो 13 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या, अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? इनमें से 15, 19, 17 और 21, और वो जो हमारा नंबर है वो है ऑप्शन सी 17। तो ऑप्शन सी 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन कंट्री नेपाल एंड इंडिया। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र नेपाल तथा भारत के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है? ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में कैसे दर्शाया जाए देश, नेपाल और भारत? तो वेन डायग्राम में जब इसको दर्शाया जाएगा तो देखो ये वाला ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैसे कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा देश, और ये जो इसके अंदर हैं इनमें से एक को मान लो भारत, और ये वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेपाल। इनमें से बाकी जो तीन है वो कोई भी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि देश, भारत, नेपाल कैसे होगा। देश कोई अलग कंट्री का नाम थोड़ी ना है, और देश तो एक संज्ञा हो गई कि देश भारत भी और नेपाल भी, तो ये दोनों इसको बिलोंग करेंगे। यहाँ पर ये अलग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर नेपाल भारत का एक हिस्सा होता, भारत का कोई राज्य होता, तो ये हो सकता था कि देश, फिर भारत, और फिर जैसे मान लीजिए ये होता पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य होता, तो तब ये इसको कर सकता था। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करे। 5, 11, 19, 29, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें संख्या ढूंढनी है कौन सी फिट आएगी, और फिर है 55। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए 39, बी 41, सी 37 और डी 43। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई? 5 के बाद 6 जोड़ा 11, 11 में फिर 8 जोड़ा 19। यहाँ पर हमने किया ऐसे ही, यही लॉजिक लग रहा है ना, +6, फिर +8, फिर +10 अगर कर दें तो 19 में 10 जोड़ दें तो कितना आएगा? 29। 29 तो यहाँ कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। फिर अच्छा हाँ 29 ये है ना, ठीक है। 29 के बाद अब कितना जोड़ें? 12। 29 के बाद यहाँ पर 12 जोड़ दें तो 29 और 12 कितना होता है? 41। हाँ 41 सही आ जाएगा फिर तो यहाँ पर हमारा। और 41 में फिर जोड़ें 14, तो 41 और 14 55 हो जाता है। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर जोड़ने लगा था, हमें इस वाले में जोड़ना +12, और ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 41। पहले 6 जोड़े, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 ऐसे जोड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, ए फिश इज टू गिल्स देन ए मैन इज टू। फिश का जो संबंध गिल्स से है वही संबंध मैन का किससे होगा? फिश किससे सांस लेती है? उसके जो आदान प्रदान होता है गिल्स से होता है हवा का। तो हमारा ए ईयर, बी नोज, सी लंग्स, डी नोज, और इसका सही उत्तर होगा
जो गिल्स हैं उसके अंदरूनी हिस्सा होता है, उसके सीधे मुंह पे नहीं होते हैं, तो नाक नहीं होगा, लंग्स, सी लंग्स इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी लंग्स। 114. Which figure among the five alternatives 1, 2, 3, 4 and 5 would replace the question mark in figure D? दी गई विकल्पों 1, 2, 3, 4 तथा 5 में से कौन सी आकृति डी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? और ये हमारी फिगर यहाँ पर, इसमें ये कुछ स्क्वेयर्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ऐसे आई, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो खाली है उसमें क्या आएगा? मुझे लगता है ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, फिर यहाँ पर ऐसे आ जाना चाहिए। और ऑप्शन ए ही ऐसा दिख रहा है हमें, तो ये सी और डी तो नहीं होंगे, सी और डी बिल्कुल नहीं होंगे। बी और ए में से थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन यही लाइन आगे इसी तरफ बढ़ रही है, तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट आंसर लग रहा है। ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 115. चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। ए सन, बी प्लैनेट्स, सी स्टार्स और डी सैटेलाइट्स। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? सन, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट्स। सन और प्लैनेट, सैटेलाइट्स ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, तो स्टार्स, सी इसका बेस्ट आंसर लगता है, ऑप्शन सी स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 116. इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंडमदर्स ब्रदर, हाउ इज माया डॉटर रिलेटेड टू रिचा? अगर माया रिचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है, तो माया की बेटी का रिचा से क्या रिश्ता है? ए नीस यानी भतीजी, बी कज़न, सी आंट या डी मदर। अब इस तरह के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो बेस्ट ये है कि हम अपने घर में अपनी रिश्तेदारी में इनको इमेजिन करने लगें और फिर समझें कि वो रिश्तेदार हमारा क्या लगता है या क्या लगती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने देखना है पहले तो रिचा, यहाँ पर रिचा, और फिर अब रिचा की दादी, ऊपर बढ़े, यहाँ पर रिचा की दादी, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है? दादी के भाई की इकलौती बेटी। अब दादी का भाई, दादी का भाई, रिचा की दादी का भाई। अब लिखा है कि माया रिचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है, यानी कि ये जो दादी का भाई है इसकी बेटी तो है माया, और यहाँ पर माया रिचा की दादी, तो माया की बेटी का रिचा से क्या रिश्ता है? माया की बेटी का रिचा से क्या रिश्ता है? यहाँ पर ये हो गई माया की बेटी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि ये जो है बेटी रिचा की कज़न लगेगी। हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी कज़न। वही बात है कि आपको इनको अपने जो आपके खुद के रिश्तेदार हैं उनमें इमेजिन करना पड़ेगा इस तरह से कि मेरी दादी के भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी? कज़न लगेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117 है। O, P, Q, R, S and T are standing on a bench according to their height. P is taller than O but shorter than S. Only S is taller than T. R is shorter than P but taller than Q. Who is the shortest? अगर एक बेंच पर O, P, Q, R, S और T अपने कद की लंबाई के अनुसार खड़े हैं, P O से लंबा है पर S से छोटा है, सिर्फ S T से लंबा है, R P से छोटा है पर Q से लंबा, तो सबसे छोटा कद किसका है? ओके, ये तो हम बनाना शुरू कर देते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे?
लीजिए, लाइन सबके बनाने शुरू कर देते हैं। ये हमने शुरू किया यहाँ पर सबसे पहले पी ओ से लंबा पर एस से छोटा है, तो हमने पहले पी बनाया, ये हो गया हमारा पी। फिर ये ओ से लंबा यानी कि ओ जो हम बनाएंगे वो पी से भी छोटा है, ठीक है, ये हमने बना दिया ओ। ओ पी से भी छोटा है। फिर हमने बनाया पर एस से छोटा है यानी कि पी एस से छोटा है, एस जो है वो पी से भी लंबा है, इनका नाम भी लिख देंगे नीचे, ये हमारा हो गया पी। फिर इनके नाम लिखते हैं पहले हम, ये है पी ओ से लंबा है और एस से छोटा, तो ये तो है हमारा एस, ये है हमारा पी और ये है हमारा ओ, ठीक है। अब है कि सिर्फ एस टी से लंबा है, सिर्फ एस है जो टी से लंबा है, तो यानी कि इसको हम बना देते हैं इससे थोड़ा सा, एस से, एस को टी से छोटा बनाना है ना, तो नहीं, टी एस से छोटा बनेगा, सिर्फ एस टी से लंबा है, तो ये हमने बना दिया टी। फिर वो कह रहा है कि आर पी से छोटा है पर क्यू से लंबा है, आर जो है वो पी से छोटा है, ये हमारा पी है ना, तो यहाँ पर हमने बनाया आर, और वो कह रहे हैं कि आर क्यू से लंबा है यानी कि क्यू जो है आर से भी लंबा है, तो सबसे छोटा कद किसका है। अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि ये वाला आर और ये ओ, इसमें से कौन छोटा है, क्योंकि ओ और क्यू के बारे में नहीं बताया हमें। ये हमारा डिटरमाइन करने के लिए इसको हमें चाहिए कि इसके बीच में, क्यू के बीच में, जैसे ये था क्यू और ये ओ, इन दोनों के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं बताएगा, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर नहीं हो सकता, नहीं बताया जा सकता। डी कैन नॉट बी सेड, बताया नहीं जा सकता, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 118, यदि प्लस को डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को एडिशन, सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन लिखा जाए, तब नीचे दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा। तो पहले तो इस समीकरण को ही दोबारा से लिख लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 8, और डिवीज़न को हमने लिखना है प्लस, यानी कि 16 प्लस 8, फिर है मल्टीप्लाइड बाय 6, और मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन को लिखना हमने माइनस, यानी कि -6, फिर है -2, और माइनस को हमने लिखना है क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2, और फिर है +12, और प्लस को हमने क्या लिखना, प्लस कहाँ पर प्लस, ये रहा, प्लस को लिखना है डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12, ऐसे तो ये अब लिखी जाएगी। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन, इनको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, 16 जमा 8, इसको सीधा ही चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 जमा 8 हो गया हमारा 24, और ये इन ब्रैकेट्स माइनस आएगा यहाँ पर, -6 दूनी 12, और ये डिवाइडेड बाय 12, तो ये 24 माइनस 12 बटा 12 डिवाइडेड 12 कितना हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1 बराबर 23, ऑप्शन सी है 23, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, हमने इक्वेशन को तो जैसे जो उन्होंने साइन दिए थे उस तरह से बदल के लिख दिया, फिर हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन थी ये ब्रैकेट में,
6 दूनी 12 हो जाता है, और इस पूरे को डिवाइड किया 12 से, तो 6 दूनी 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। और यहाँ पर 16 जमा 8 24 और -1, तो आंसर हमारा आ गया 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं गिनिए। चलो आकृति देखते हैं हम। तो भाई ये है हमारे ट्रायंगल, और इसमें कितने ट्रायंगल हैं गिनना शुरू करते हैं। काउंटिंग लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ट्रायंगल्स हो गई ये। फिर अब इसके बाद एक जो ये वाला हिस्सा है, ये बड़ी ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये और ये ऊपर तक, तो एक ये ट्रायंगल हो गई हमारी ट्रायंगल 13। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये ट्रायंगल, ये बड़ी वाला बड़ा हिस्सा, अगर इसको मिला देते हैं इन दोनों को, तो ये हो गई हमारी ट्रायंगल नंबर 14। ठीक है। फिर उसके बाद 14 के बाद यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को, तो ये हो गई हमारी 15। फिर इसी तरह से ये वाली, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि 4, 10, 9, 8 को मिला के जो ट्रायंगल बनती है, तो इनकी गिनती लिख लेते हैं हम। 12 तो ये थी, 13 ये बड़ी वाली, 11 और 12 को मिला के, 14 ये 1 और 2 को मिला के, 15 ये 6, 3, 5, 7 को मिला के 15 नंबर, और 16 नंबर हुई हमारी कौन सी, ये 4, 10, 9, 8 को मिला के ये वाली ट्रायंगल, ये हो गई हमारी 16। और कोई ट्रायंगल बची है क्या? और ट्रायंगल मुझे तो 16 ही दिख रही हैं। 17, 18, 19 भी ऑप्शन में है। कहीं और कोई ट्रायंगल जो हमसे मिस हो रही हो, छोटी बड़ी, छोटी तो मिस नहीं हुई होगी, कोई बड़ी जो इनको मिला के बनती है ना, वही मिस हो रही होगी कोई अगर है तो। चलो भाई 16 ही दिखाई दी हैं, तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 16। लेकिन अगर आपको कोई और ट्रायंगल जो मुझसे छूट गई है, मिस हो गई है, अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ डॉग इज टू रेबीज देन मॉस्किटो इज टू डैश। डॉग का जो संबंध रेबीज से, वही संबंध मॉस्किटो का किससे होगा? ए प्लेग, बी डेथ, सी मलेरिया, डी स्टिंग। और ये तो आसान क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला मुश्किल था थोड़ा। डॉग से रेबीज होता है और मॉस्किटो से क्या होता है? इनमें से सी मलेरिया। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसका। चलिए तो इस तरह से आज हमने ये 20 क्वेश्चंस किए। आई होप आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेंगे, और पास करो टेस्ट पर हम लगातार आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जो आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो मिस मत कीजिए पास करो टेस्ट का कोई भी वीडियो, पूरा देखिए और इनसे लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक पास करो टेस्ट।